तैनात किए बॉम्बर। यह खबर देखिए, डिएगो गार्सिया में B-52 F-15 KC-135 तैनात। सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा। कम मौकों पर इस सैन्य अड्डे पर इतनी बड़ी तैनाती तो होती रहती है यहाँ, लेकिन एक साथ इतने सारे अलग अलग तरीके के फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और उनकी इतनी ज्यादा तैनाती, ये डिएगो गार्सिया, ये भी जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। और आप कमोडोर बहल अगर इसकी सिचुएशन समझा सकें, यहाँ पर इस तैनाती के मायने क्या हैं, अगर आप ये बता सकें। देखिए, डिएगो गार्सिया 2000 किलोमीटर नीचे है भारत के और 3700 से 400 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से। और B-52 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों कैरी कर सकता है। और KC-135 जो उसके साथ है वो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, यानी कि जब वो टेक ऑफ करेगा तो उसको हवा में अगर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े, अगर उसको हवा में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े तो उसको रास्ते में या तो जाते टाइम या आते टाइम उसकी रिफ्यूलिंग करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, B-52 से बॉम्बिंग नहीं होगी। बॉम्बिंग होगी तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही होगी, चाहे वो व्हाइट मैन बेस जो एयरफोर्स का उनका है मिसूरी में, या फिर B-2 बॉम्बर्स यहाँ पे भी आके डिप्लॉय होते रहे हैं। और उनकी जो 11,000 किलोमीटर की रेंज है उसमें बड़े आराम से। तो सर, इस समय क्या चल रहा है ऐसा जियोपॉलिटिकली कि यहाँ इतनी सारी तैनाती हो रही है? ये एक तो है पोजीशनिंग, दूसरी है जो हम कहते हैं ना, जिसको कि हम दिखा रहे हैं ईरान को, और उसको पोस्चरिंग जैसे वर्ड होता है, उसकी इंग्लिश में एक वर्ड है, हिंदी में शायद कोई और वर्ड नहीं है, पोस्चरिंग। और तीसरी चीज है कि अगर कोई अर्जेंटली अटैक करना पड़े तो B-52 में इतना पेलोड है कि वो जाके काफी तहस नहस कर सकता है। इसमें क्विकली ये कहना चाहूंगा कि हॉर्मुज को देखिए, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होती है ईरान की तरफ से, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया होती है, तो ये उसके दायरे में तेल वाली तैनाती है। तेल वाली तैनाती है, ये पूरा सी लेन्स को कवर करने की तैनाती है। राइट। अगर ईरान ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की और हॉर्मुज में कहीं उसने अपनी मसल फ्लेक्सिंग की, तो असल में जो कहा जा रहा है ना पोस्चरिंग वो कि जो पहलवान होता है ना, वो दांव लगाकर चित तो करता ही है, लेकिन पहले जो मूंछों में ताव देकर ताल ठोकता है ना, वो बड़ा जरूरी होता है। और यहाँ पर वो हो रहा है। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को आर्म सप्लाई पर ट्रंप ने लगाई रोक। एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले, हवा में मार करने वाली मिसाइल सप्लाई पर रोक। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले PAC-3 पैट्रियट सिस्टम की खेप रोकी। 155 mm आर्टिलरी राउंड, GMLRS स्टिंगर, AIM-7 हेलफायर मिसाइलों की खेप पर रोक। अमेरिका ने हथियारों के स्टॉक की कमी का दिया हवाला। मेजर गौरव आर्य, आप ये कह रहे थे कि अब धीरे धीरे ये ब्रेक लगाया जाएगा, और ये लगाया जाना शुरू कर दिया गया। देखिए साहब, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं, और कंफ्यूज इसलिए हुआ हूं कि कल परसों इन लोगों ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था अपनी कांग्रेस में कि जो तेल खरीदेगा रूस से, जो भी तेल खरीदेगा, खासतौर से भारत और चाइना, उनके ऊपर 500% टैरिफ होगा। ठीक है। उसके 3 दिन पहले इसने बोला था कि ज़ेलेंस्की तो बहुत अच्छा आदमी है। पहले हमारा जो भी कुछ हुआ थी, खटपट हुआ, ऐसी हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की बहुत, इन्होंने तारीफ करी ज़ेलेंस्की की। आज ये ज़ेलेंस्की के बिल्कुल कहते हैं वेपन्स रोक दिए इन्होंने, पेट्रियट मिसाइल वगैरह। तो ज़ेलेंस्की लड़ेगा कैसे? देखिए, रूस इनकी बात मान नहीं रहा है। ऐसे बात तो ये होती है ना कि जब रूस कहता कि साहब हम ठीक है, हम लड़ाई रोक रहे हैं, आप ज़ेलेंस्की को बोलो कि वो भी ना लड़े, तो अमन शांति। रूस कह रहा है नहीं, कोई अमन शांति नहीं, हम तो ठोकते रहेंगे इसको। ज़ेलेंस्की के आपने हथियार ले लिए, ये चाह क्या रहा है? ये सीज फायर की बात कर रहा है, और दोनों में से कोई इसके सीज फायर की बात नहीं मान रहा। अब इसका आखिरी दांव ये रह गया है कि यूक्रेन के पास बिल्कुल भी कोई हथियार ना चाहिए, लेकिन उससे होगा क्या? अभी कल परसों आप ही ने कवर करा था ना दिनेश अपने प्रोग्राम में कि एक गांव घेर लिया जहां पे लिथियम था। इन्होंने पूरा घेर लिया गांव। वो तो रूसी फौजें तो आगे बढ़ रही हैं। तो ट्रंप क्या चाह रहा है? जैसे ट्रंप ने बहुत पहले बोला था, मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या करने वाला हूं ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मुझे लगता है भैया, जब ट्रंप को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? तो मुझे एक चीज और लगती है, हो सकता है कल जब इस वक्त हम लोग मिल रहे हो तो ये पता चले कि वो खेप भेज दी गई। कल रोकी गई थी, आज भेज दी गई। ये इस तरीके ये जो काम किया जा रहा है नेटो के चक्कर में, यूक्रेन को यहां तक पहुंचाना और अब खेप रोकने की बात करना, बीच में रेयर अर्थ मेटल की डील भी कर लेना, और ये दिखाता क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर? एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं यूएस के, उन्होंने कहा था जितने मैं अपने अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं करता, मतलब एक दिन के अंदर, उतनी बार तो ये पॉलिसी चेंज कर देते हैं अपनी। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है। और ट्रंप अब क्या चाहता है कि अगर ये युद्ध रुक नहीं रहा, तो अगर वो रोक लेगा सप्लाई, खेप रोक लेगा, जो हमने बताया कि पैट्रियट सिस्टम, जो एयर डिफेंस
सिस्टम उसको बहुत जरूरी चाहिए, तो उसके बाद इतनी तबाही यूक्रेन की हो जाएगी, कम से कम यूक्रेन डिसाइड कर लेगा कि अब मुझे सीज फायर करना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की ही इसको आगे लेके जा रहा है और जेलेंस्की ये हमेशा कह रहा है कि यूरोप को अटैक करेगा रशिया। तो अगर ये खेप वाकई रोक के रखी जाती है तो सीज फायर अगले 1-1.5 महीने में हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ PAC-3 मिसाइल्स में है, उसी के अंदर थोड़ा सामर्थ्य क्या है सर PAC-3 मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक या सब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकती है। अच्छी है, अच्छा। और उसी का हमला होगा। ओके। अगर आपने PAC-3 खत्म कर दी इनकी बैटरीज में से जो पैट्रियट में है, बाकी PAC जो दूसरा वर्जन है वो नहीं रोक सकता है। PAC-3 उसमें सक्षम है, लेकिन कॉस्टली भी वही है। अच्छा। करीब 4 मिलियन से ऊपर की मिसाइल है वो। तो उसको अगर उसने नहीं दिया तो अब जेलेंस्की क्या करेंगे? और जो उनके पास चीजें आ रही हैं, अटैक्स जो हो रहे हैं, हाँ, और आप एक चीज और देख रहे हैं, अटैक्स अब बहुत बढ़ गए हैं। जितने भी चाहे ड्रोन्स के हों चाहे मिसाइल्स के हों, अटैक्स बढ़ गए हैं यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो बहल साहब ने बोला कि ये जो चीज है, अल्टीमेटली जेलेंस्की हिमसेल्फ विल से आई वांट सीज फायर, फिर इनको मिलेगा नोबेल प्राइज कि आपने पीस करवा दी। अब ये जिस तरीके का लेकिन इनका सीज फायर हो रहा है, मुझको लगता है इनको जो वो तमगा मिलेगा उसमें भी कई छेद होने चाहिए, अभी वो जस्टिफाई कर सकेगा। जिस तरह का सीज फायर उसी तरह का तमगा। बेहद खौफ में है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। अगली खबर फ्लैश कीजिए। ख्वाजा आसिफ, भारत की तरफ से फिर से अटैक की संभावना कह रहे हैं आसिफ। पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है, ख्वाजा आसिफ ने कहा। कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा। सुनिए जरा। मेजर गौरव आर्य, आपकी बातें बहुत देखी जाती हैं पाकिस्तान में, मैं जानता हूं, और आप कई बार कह चुके हैं कि रोक दिया हमने, करो ना कुछ। ये रोकेंगे, अभी भी ये फ्यूचर टेंस में क्यों बात कर रहे हैं? ये देखिए साहब, ये इनका जवाब यही है, इंटरव्यू एक और दे देंगे, फिर एक और इंटरव्यू दे देंगे, फिर बिलावल एक और धमकी दे देगा कि लाशें बिछा देंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। बिलावल ने बोला था कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हम जंग कर देंगे, 6 के 6 जितने नदियां हैं सारी की सारी ले लेंगे भारत से। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें पाकिस्तान को रीड करने का सिंपल तरीका है। अगर धमकी कोई फौजी देता है तो उसमें 10% हो सकता है कुछ माल हो, मटीरियल हो, 10%। और अगर कोई सिविलियन धमकी देता है, तो पॉलिटिकल लीडर धमकी देता है, तो वो जीरो बेस, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये देखिए ना, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जो है दिनेश, वो कभी फौजियों के ऊपर प्रेशर नहीं डालता, वो डालता है प्रेशर सिविलियन लीडरशिप के ऊपर। अब सिविलियन लीडरशिप के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पूछ रहा है कि साहब, भारत ने तो 1 लाख करोड़ के हथियार खरीद लिए, भारत तो कह रहा है ये वेपन खरीदेंगे, ये वेपन खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तुम क्यों नहीं समझ पा? ये जो आपने कहा इंटरव्यू, मतलब ये जो मुंह की मिसाइलें चल रही हैं इनकी, ये मुंह की मिसाइलें चलाते रहने के अलावा भी इनका कोई रोल है? बीच में जाकर माफी मांग लेना, जैसा आपने कहा था कि शहबाज शरीफ को तो माफी मांगने के लिए रखा है कि तुमको हम प्रधानमंत्री बुला दिया करेंगे, तो बीच में जाकर जहां हम कहें वहां माफी मांग लेना। सर, ये बीच में ये कितने दिन वहां की पब्लिक सुनती रहेगी? ये कह रहे हैं, वो सुनते रहे और मानते रहे कि ये जो कह रहे हैं उसमें सब्सटेंस है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिनेश जी। अगर आप देखें, ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कही थी कि हमने वेस्टर्न के बहुत डर्टी लिनन को वॉश किया कि 30 साल से ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद अब जो बात आ रही है, जब हमने 100 से ऊपर उनके आतंकी मारे, तो एक खौफ हो गया पाकिस्तान के अंदर। और उस खौफ के बाद क्या हुआ? उस खौफ के बाद अब डिस्कशन हो रही है मीडिया में कि अगस्त एंड तक भारत अटैक कर देगा। क्यों अटैक कर देगा? क्योंकि ISI का प्लान है कि मुझे वापस से सबको रीइग्नाइट करना है, सबको रीमोटिवेट करना है। इसी वजह से इतनी सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, इतने सारे पब्लिक एड्रेसेस भी हो रहे हैं, और रिकंस्ट्रक्शन हो रही है उन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की, और साथ साथ में छोटे-छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। ये तो कमाल। अब उनको पता है कि हम आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं, आतंकी कोई घटना होने वाली है तो अटैक तो भारत से होगा ही। ये गजब है। मार्शल श्रीवास्तव के पास जाऊं उससे पहले गौरव आर्य, आपका एक कमेंट में ले लेता हूं कि ये तो कमाल है कि आप जेब कतरा कोई चढ़े बस में और चढ़ते ही ये कहने लगे कि आज मुझको लगता है मार पड़ेगी। अरे तुम जो काम करने वाले हो उसके बाद वही होने वाला है जो तुम्हारे साथ होने वाला है। इन्होंने बनाया तो स्विमिंग पूल, वो जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर में जो 14 करोड़ रुपए मिले थे, अब स्विमिंग पूल बना के ट्रेनिंग शुरू करती, जिसमें हम आपकी शो में कल परसों बता रहे थे कि वहीं पे डालो ब्रह्मोस। अब इनको पता, देखिए बात यह है ना कि इनकी दोनों मजबूरियां हैं। ये गलत काम करना, आतंकवाद फैलाना भी पाकिस्तान की मजबूरी, और से मार खाना भी पाकिस्तान की मजबूरी है। तो दोनों के लिए इनके हाथ बंधे पड़े हैं। अब इसमें मार कौन खाएगा? मैं आपको बताता हूं। इसमें मार खाएंगे आतंकवादी, पब्लिक किसको पीटेगी नेताओं को, और आसिम मुनीर फिर से एक प्रमोशन ले लेगा, फील्ड मार्शल जो उसका पेट नहीं भरा। अब वो कह रहा है कि कोई सुपर फील्ड मार्शल वाला रैंक निकालो, मैं 6-7 सितारे अपनी कार के आगे लगाना चाहता हूं। क्या एनालिसिस है।
मार खाएंगे भारत की तरफ से, कौन खाएगा? आतंकवादी खाएंगे। वहां पब्लिक किसको पीटेगी? उन हुक्मरानों को जो इंटरव्यू दे रहे हैं। और उधर फील्ड मार्शल अब पता नहीं अपने लिए कौन सा चांद वाला मार्शल वाला एक प्रमोशन ले लेंगे।